नमस्कार दोस्तों, एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ध्यान से यूनिट्स वाला हमारा वीडियो देखा होगा और समझा होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रीफिक्सेस एंड डायमेंशन। दोस्तों, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में 1 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है। ये उनके मल्टीप्लायर्स होते हैं। प्रीफिक्सेस पहले मैं आपको डेसी सेंटी, देखिए फर्स्ट प्रीफिक्स होता है आपका डेसी, सेकंड सेंटी, देन मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। दोस्तों, डेसी का मल्टीप्लायर होता है, ये बात आप ध्यान रखें कि 10⁻⁻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 ⁻
-1 का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में 1/10 डेसीमीटर होते हैं, DM फॉर डेसीमीटर, एंड सेंटीमीटर, और हम कह सकते हैं कि 0.1 डेसीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर में 10⁻⁻², इट मीन्स 1 दोस्तों, डेसीमीटर 1/10 मीटर होते हैं, और 0.1 मीटर डेसीमीटर। आपके सामने है 1/100, 1 सेंटीमीटर में 1/100 यानी कि 0.001 मीटर होता है। मिलीमीटर को हम 10⁻³ से डिनोट करते हैं। माइक्रोमीटर को हम मैंने आपको बताया था 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6। नैनोमीटर में हम 10⁻⁹ and picometer is 10⁻⁻12। फेम्टोमीटर डायरेक्टली पूछा जाता है 1 फेम्टो इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको मैं प्रीफिक्स और ये उनके मल्टीप्लायर्स, तो प्रीफिक्स और उनके मल्टीप्लायर्स। प्रीफिक्स, अब आप अगर देखें तो डेका, ये भी प्रीफिक्स होते हैं। हेक्टो, किलो, 4th वन इज मेगा, आप मेगाबाइट आपने सुना होगा, मेगा। 5th वन गीगा, गीगाबाइट। 6th वन टेराबाइट, टेराबाइट। 7th वन is पेटा।
टेरा तो आपके सामने है दोस्तों ये प्रीफिक्सेस। अब इनके मल्टीप्लायर देखिए क्या होते हैं। डेका का होता है 10⁻⁴ हेक्टो होता है 10⁻⁴ किलो होता है 10⁻⁴, मेगा होता है मेगाबाइट 10⁻⁶, गीगाबाइट होता है 10⁻⁹, टेराबाइट होता है 10⁻12 और आपके सामने पेटाबाइट होता है 10⁻15। अक्सर एग्जाम में दोस्तों पेटा और फैम्टो 10⁻15 और 10⁻⁻15 ये पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा। एक नंबर में एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैप्टर का और आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है डायमेंशंस। सबसे पहले आप देखिए कि डायमेंशंस होती क्या हैं। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को दोस्तों जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर में हम डिफाइन करते हैं तो वही उसकी डायमेंशन होती हैं। और वह डायमेंशन जैसे मास के लिए हम m रिप्रेजेंट करते हैं, m फॉर मास, कैपिटल M मैंने आपको बताया था, और स्मॉल m L फॉर लेंथ, L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। मास की यूनिट मैंने आपको बताई थी दोस्तों, मास की यूनिट मैंने आपको बताई थी किलोग्राम फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ की यूनिट मीटर बताई थी आपको। टाइम की यूनिट सेकंड होती है दोस्तों, टाइम की यूनिट सेकंड होती है MLT, इसे टाइम कहते हैं दोस्तों। इसकी यूनिट मीटर होती है और इसकी यूनिट किलोग्राम kg होती है, kg। अच्छी तरह समझे दोस्तों, ध्यान से समझे। डायमेंशन एक नंबर में निकालने में रेलवेज में, SSC में, स्टेट एग्जाम्स में आता है, तो आप इसे ध्यान से देखें। मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। सेकंड को हम s से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि कैसे डायमेंशन, इसके लिए आपको यूनिट्स याद होना बहुत ज़रूरी होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स। और मैंने आपको कहा था कि यूनिट्स आप लोग अच्छे से लर्न कीजिएगा। आइए निकालना सीखते हैं हम। सबसे पहले मैं बहुत ही इजी वे में एक क्वांटिटी लेता हूँ आपके सामने, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है बताइए दोस्तों। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम होता है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन। किसी भी वस्तु का वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का उसके मल्टीप्लिकेशन, यानी लेंथ भी मीटर में होगी, ब्रेथ भी मीटर में होगी और हाइट भी मीटर में। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या आई दोस्तों हमारे सामने, वॉल्यूम की यूनिट आई मीटर क्यूब। अब देखिए दोस्तों, जैसे 1/2 को हम, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे डायमेंशन में आपको काम आएगा। 1/2 को 2 इन्वर्स लिख सकते हैं, 2⁻⁻1। और अगर 1 कहीं पर लिखा हो सेकंड, तो हम इसको, ये सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है, तो हम इसको t⁻⁻1 लिख सकते हैं ऊपर ले आके। अगर हम इसको नीचे से ऊपर ले आना चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम t⁻⁻1। और t क्यों लिखा, क्योंकि t टाइम की यूनिट, सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट होती है, तो हम t से डिनोट करेंगे। डायमेंशन हमेशा MLT के पावर्स की फॉर्म में निकलेगा। तो जहाँ पर भी सेकंड आपको नीचे मिलता है डिनोमिनेटर में, आप ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम⁻⁻1, यानी कहीं पर किलोग्राम होगा तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल M मास, और कहीं पर मीटर होगा, लेंथ दी होगी, तो आप M से डिनोट, उसको L से डिनोट करेंगे लेंथ को।
देखिए अब यहाँ पर क्या दिया आपको, तीनों लेंथ हैं, तो अब आप देखिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि मास तो इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ लेंथ है, तीनों लेंथ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों लेंथ है, मास है नहीं, तो मास जो ऊपर हमने लिखा है उसकी पावर 0 L, लेंथ इसमें है दोस्तों, और लेंथ न्यूमिनेटर में है, देखिए आप लेंथ न्यूमिनेटर में है, क्योंकि मीटर क्यूब लिखा है तो हम मीटर क्यूब बाय 1 भी मान सकते हैं इसको, ये इसी फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि मीटर क्यूब न्यूमिनेटर में है, तो मीटर क्यूब यानी कि L की पावर 3, क्योंकि ये मीटर क्यूब है। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ दोस्तों, कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। स्मॉल m मान लीजिए, ये स्मॉल m मीटर में है, तो ये लेंथ की यूनिट को, लेंथ को डिनोट कर रहा है, लेंथ को दर्शा रहा है, तो m0 L3 और T0। तो मेरे पास सीधे सीधे वॉल्यूम की, ये मैंने आपको समझाने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट लिखा दोस्तों, मैं डायरेक्टली m क्यूब करके मैं इसका डायमेंशन लिख सकता हूँ, लेकिन आप समझिए कि तीनों चीज़ें लेंथ है, तो मीटर क्यूब और m0 L3 T0 इसका डायमेंशन हो गया। आइए आगे चलते हैं, कुछ और यूनिट्स लेते हैं। वेलोसिटी के बाद हम स्पीड को ले लेते हैं दोस्तों, हम लोग वॉल्यूम के बाद हम लोग स्पीड को लेते हैं दोस्तों। स्पीड मीटर पर सेकंड होती है। अब आप बताइए तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो जैसे ही अब टाइम नीचे है तो इसको जब मैं डायमेंशन की फॉर्म में लिखूंगा तो टाइम यानी सेकंड जो लिखा है मीटर पर सेकंड, तो लेंथ तो ऊपर है, तो मैं L को, तो मास तो इसमें है नहीं, तो मास को पहले मैं 0 कर दूंगा, मास की पावर 0। मैंने कहा था कि डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में आती है, पावर से रेज की जाती हैं। तो m की पावर, मास इसमें है नहीं, m की पावर 0, लेंथ इसमें न्यूमिनेटर में है, ऊपर न्यूमिनेटर में है, तो मैं लेंथ की पावर 1 करूंगा, और सेकंड देखिए आप दोस्तों नीचे है, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये t न्यूमिनेटर में t रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। दोस्तों t रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। वेलोसिटी लीजिए, वेलोसिटी स्पीड की लिखी थी मैंने, अब आप वेलोसिटी की आप देखिए दोस्तों, वेलोसिटी भी होती है मीटर पर सेकंड, तो बस सेम डायमेंशन भी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, सेम, क्योंकि मास इसमें है नहीं, सिर्फ मीटर है यानी लेंथ है। ये देखिए यानी कि इसमें लेंथ है और इसमें टाइम है, सिर्फ लेंथ और टाइम है, तो हम m को, मास को 0 करेंगे, L को 1 करेंगे और t रेज टू द पावर -1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अगली क्वांटिटी हम लेते हैं दोस्तों डेंसिटी। आज आपको हम डायमेंशंस की प्रैक्टिस कराएंगे और आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ खुद से प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी ये चीज़ें आ जाएंगी। लोग इसे रटने का प्रयास करते हैं, ये रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप आराम से, मैक्सिमम 15 सेकेंड्स में आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप डायमेंशन निकाल पाएंगे। देखिए अब मैं जल्दी डायमेंशन निकालूंगा। देखिए मास, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि यूनिट आपको याद होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होता है कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट वीडियो में आप ध्यान से देखिए और यूनिट्स ज़रूर से रट लीजिए। तो मास के लिए देखिए m की पावर 1, वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम मैंने बताया था आपको, इसकी क्या होती है यूनिट, मीटर क्यूब। मास की किलोग्राम होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, और ये मीटर क्यूब। तो मैं मास की पावर 1 कर दूंगा और मीटर क्यूब है तो लेंथ की पावर न्यूमिनेटर में जाके -3 हो जाएगी दोस्तों, और t की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें समय नहीं है, इसकी यूनिट में समय नहीं है। तो दोस्तों
अगली यूनिट हम लिखते हैं, चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है दोस्तों? किसी भी भूभाग का या किसी भी क्षेत्रफल को, जिसे क्षेत्रफल कहते हैं, ये निकलता है उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने से, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से। तो दोस्तों ये देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दोनों ही मीटर है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मीटर में होंगी। 20 मीटर होगी या 25 मीटर ब्रेथ होगी, जो कुछ भी, 25 मीटर लेंथ होगी या 20 मीटर ब्रेथ होगी। तो दोस्तों लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में होगी, तो यानी इसकी यूनिट क्या होती है? हमेशा याद रखिए कि वॉल्यूम की मीटर क्यूब और एरिया की मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। अब मीटर स्क्वायर यूनिट हुई तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है, मैंने आपको बताया। तो इसमें मास तो 0 हो गया, टाइम भी 0 हो गया, पर दोस्तों एल इसमें 2 हो गया। अब क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है इसलिए हम एल की पावर 2 कर देंगे। आइए दोस्तों और क्वांटिटीज हम देखते हैं। एरिया के बाद मेरे पास क्वांटिटी आती है दोस्तों, एरिया के बाद क्वांटिटी है हमारे पास, आप लिख लीजिए फोर्स। देखिए अब क्वांटिटीज थोड़ी टिपिकल होती जाएंगी और आपको प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाएंगी। देखिए फोर्स, फोर्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, मैंने आपको बताया था। और न्यूटन आते ही दिमाग में आना चाहिए मास इंटू एक्सलरेशन। न्यूटन आते ही आपके दिमाग में तुरंत मास इंटू एक्सलरेशन आना चाहिए। मास फॉर, पता है हमें किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम, तो मास को हम m से डिनोट करते हैं, तो m की पावर, देखिए इसमें आप अभी डायरेक्ट डायमेंशन नहीं लिखेंगे, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे मास को बड़े m से। एक्सलरेशन क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मास है, इसमें मास भी है, इसमें लेंथ भी है मीटर, इसमें टाइम भी है सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी डायमेंशन क्या होगी? m1, m की पावर 1, क्योंकि न्यूमिनेटर में है m, मास की पावर 1, लेंथ की पावर दोस्तों 1 होगी, और टाइम, टाइम डिनोमिनेटर में है दोस्तों, तो ये ऊपर जाएगा और ये इन्वर्स में इसकी पावर आएगी t⁻⁻²। तो ये हो गई हमारी फोर्स की दोस्तों डायमेंशन। अब मैं आपको वर्क की डायमेंशन, कोई वो एग्जाम में सीधे सीधे आता है कि डायमेंशन को विमा भी कहते हैं, दाब की विमा बताइए, पृष्ठ तनाव की विमा बता दीजिए कौन सी होगी, या बल की विमा बताइए, कार्य की विमा बताइए, डायमेंशन बताइए। तो दोस्तों वर्क की मैं आपको डायमेंशन निकालना, वर्क की डायमेंशन निकालना सिखाता हूं। वर्क मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्क की एसआई यूनिट होती है दोस्तों जूल, और एनर्जी की भी एसआई यूनिट होती है जूल। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आप ऊपर निकाल चुके हैं दोस्तों। देखिए फोर्स कैसे लिखेंगे आप? फोर्स को लिखेंगे आप मास इंटू, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा वीडियो बार बार देखते हुए, तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा। मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट होता है जब कोई वस्तु अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह जाती है, यानी वस्तु का जगह बदलना अनिवार्य है, तभी डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रही है, दोस्तों याद रखना ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रही है और मान लीजिए वो यहाँ पर थी और वो पूरा चक्कर लगाकर एक पूरा रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाकर फिर से यहाँ पर आ गई, तो उसका वर्क डन क्या माना जाएगा दोस्तों? 0, क्योंकि उसने जगह तो चेंज ही नहीं करी, वो वापस उसी जगह पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट को 0 माना जाता है। लेकिन उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? तो ये 2πr, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में था तो 2πr डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 माना जाता है दोस्तों। तो मास इंटू एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, जगह बदलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? कुछ मीटर में तय करेगा, यानी कि ये लेंथ की यूनिट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ? मीटर दोस्तों। अब डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, ये हो गया मास, ये मीटर के 2 वैल्यूज, देखिए मीटर और मीटर यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर स्क्वायर। तो अब इसकी डायमेंशन में कैसे लिखूंगा दोस्तों
कि मास यानी m1, दोस्तों m1 मीटर स्क्वायर है तो L2 और सेकंड स्क्वायर है, तो चूंकि वो डिनोमिनेटर में है ऊपर लेके जाऊंगा तो न्यूमिनेटर में इसको ये हो जाएगा हमारा t⁻⁻²। दोस्तों कुछ और यूनिट्स हम देखते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, जैसे प्रेशर, दाब जिसे हम कहते हैं दाब। दोस्तों प्रेशर जो होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। प्रेशर होता है कितने क्षेत्रफल पर कितना बल लगा। जैसे मान लीजिए हम कील किसी दीवार में घुसानी है, तो अगर हमें गाड़नी है तो हमें क्षेत्रफल कम करना होता है, क्षेत्रफल कम करने से प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए कील, जो भी नेल्स होती हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं धसाने वाले, चुभाने वाले, जो हमें चुभते हैं, उनको प्रेशर इंक्रीज करने के लिए उनको पॉइंटेड बनाया जाता है, तो एरिया कम करते हैं। तो प्रेशर होता क्या है एग्जैक्टली? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, वही होता है प्रेशर। और इसकी एसआई यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है दोस्तों पास्कल, याद रखिएगा। और फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये मैं आपको आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फोर्स क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन होती है मास m। हमेशा आप फॉर्मूला लिख के करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, आपको पता ही है। और एरिया दोस्तों, एरिया देखिए नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में, तो मीटर स्क्वायर नीचे, चूंकि मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा और अपॉन एरिया होता है, तो एरिया मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया, एरिया मैंने बताया था आपको मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों मास, ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो 1 मीटर बचा, डिनोमिनेटर में 1 ही मीटर बचा, लेंथ की 1 यूनिट बची, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी दोस्तों? m1 L। अब क्योंकि मीटर नीचे है, ऊपर मीटर कैंसिल हो गया, मीटर नीचे बचा है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में -1, और टाइम सेकंड स्क्वायर है तो टाइम की पावर t-2। ये प्रेशर की डायमेंशन होती है। डायरेक्टली रेलवेज में कई बार पूछा है कि दाब की विमा क्या होती है। तो दोस्तों इसे ध्यान से आप प्रैक्टिस करते रहें, और जिस तरह मैं कर रहा हूँ फॉर्मूला लिख के आप यूनिट बार बार लिख के करेंगे, गलती होने का चांस बिल्कुल कम होता चला जाएगा। और ये प्रेशर की भी होती है दोस्तों, ये स्ट्रेस की भी होती है, यही डायमेंशन, स्ट्रेस की भी यही डायमेंशन होती है दोस्तों। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यही डायमेंशन होती है। इलास्टिसिटी, जब आप किसी रबर को खींचते हैं तो वो उसकी इलास्टिक, कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो मैं आपको जब इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यही डायमेंशन होती है दोस्तों। दोस्तों प्रेशर की यूनिट फोर्स अपॉन एरिया। अब आइए मैं आपको बताता हूं मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी चीज, कोई भी मास, कोई भी वस्तु जिसका मास होता है वो एक वेलोसिटी में चलती है, मास होना चाहिए और उसका वेग होना चाहिए, तो वह उसके अंदर मोमेंटम जनरेट होता है। यानी कोई वस्तु में अगर मास ज़्यादा है, मान लीजिए मोटरसाइकिल जा रही है और रेल का एक इंजन जा रहा है, तो दोनों की स्पीड सेम है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा? जिसका मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है, रेल के इंजन का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम जनरेट करता है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी मुझे पता है दोस्तों मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है दोस्तों। तो m इंटू मीटर पर सेकंड, तो क्या हुआ इसका फॉर्मूला? डायमेंशन क्या हुई? m1, और ऊपर मीटर के लेंथ की यूनिट है तो L1,
और सेकंड टाइम की यूनिट है तो t⁻⁻1। इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे दोस्तों। कुछ और यूनिट्स दोस्तों देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब आप हमेशा प्रैक्टिस बेसिक से शुरू कीजिएगा। मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम दोस्तों, एंगुलर, पहले मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी की बताता हूं। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे सेम होती है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी भी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, और 1/t के हिसाब से तो इसकी होनी चाहिए m0 L0 एंड t⁻⁻1। ठीक है दोस्तों, 1/t m0 L0 t-1। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी से घूम रही होगी। तो जब वो सर्कुलर पाथ पर घूमती है जिस वेलोसिटी से, उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, या इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वह टाइम की रिस्पेक्ट में कितना एंगल क्रिएट करती है सेंटर ऑफ पाथ पे। टाइम की रिस्पेक्ट में कितना एंगल क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हमारी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब दोस्तों रेडियन के लिए तो हमारे पास फंडामेंटल कोई क्वांटिटी है नहीं जिससे हम उसको पावर की फॉर्म में दर्शा सकें। तो हम सिंपली देखते हैं, सेकंड नीचे है तो मेरे पास मास 0 है इसमें भी, और इसमें मेरे पास L0 है, इसमें मेरे पास t⁻⁻1। दोस्तों अब चलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जड़त्व, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछा जाता है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी इनटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम किसकी यूनिट है मेरे दोस्तों? किलोग्राम मास की यूनिट है, तो m की पावर 1 हो जाएगी। तो दोस्तों m की पावर 1, L की पावर, देखिए मीटर स्क्वायर है दोस्तों, मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ की बात कर रहा है, और लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ की पावर 2 हो जाएगी, और टाइम इसमें है नहीं तो टाइम की पावर 0 हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों मैं लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। दोस्तों किलोग्राम मीटर स्क्वायर की तो आप यूनिट पहले ही निकाल चुके हैं, m1 L2 t01, पर मेरे पास इसमें सेकंड भी आ जाता है एंगुलर मोमेंटम में, तो इसकी यूनिट तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि m1 मीटर ऊपर है तो लेंथ की यूनिट है तो L2, और सेकंड की यूनिट है तो t⁻⁻1, क्योंकि सेकंड की पावर नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में -1 हो जाएगा। दोस्तों कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कुछ और यूनिट्स देखते हैं।
दोस्तों एक चीज़ और नोट करके आप लिखना, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर रिसर्च किया, थ्योरी लिखी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी उनके अंदर होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी इधर से उधर फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह। तो उसी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने क्वांटा का नाम दिया था, और एक क्वांटा की एनर्जी इन्होंने बताई थी एच म्यू, और एच जो था दोस्तों वो प्लैंक्स कांस्टेंट था। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू दोस्तों होती है, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा जब लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो उसे एक बार पढ़ लेने से बाद में रिवाइज हो जाएगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और यूनिट तो आपको पता ही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दोस्तों एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन एक ही होती है, m1 L2 T-2। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन एक ही होती है दोस्तों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन कराने जा रहा हूं, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव। इसकी डायमेंशन क्या होती है? सीधे सीधे रेलवेज में मैंने कई बार ये क्वेश्चन रेलवेज में देखा है दोस्तों, कि पूछ लिया जाता है कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, यानी कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, और बच्चे रटने के चक्कर में गलती कराते हैं। अब आप बताइए आप कितना रटेंगे, m⁻1 L⁻0 T⁻⁻2, लेकिन वह बच्चा कभी गलती नहीं करेगा जिसको फॉर्मूले याद होंगे। अब याद रखिए आप कि सरफेस टेंशन की जो मेरे पास यूनिट होती है वो होती है न्यूटन बाय मीटर, और इसकी एक और यूनिट होती है। सरफेस टेंशन होता क्या है दोस्तों, कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, लिक्विड की बूंद गोल क्यों होती है, क्योंकि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती हैं। सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है। स्फेयर जो हमारे पास स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसीलिए लिक्विड की जो बूंदें होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसी की वजह से ये एक फोर्स होती है जो इंटरनली लिक्विड का स्फेयर होता है, जो बूंद होती है उसके सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होती है। उसी के कारण, इसी सरफेस टेंशन के कारण बूंद जो होती है लिक्विड की वो गोल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। पिन जो होती है, निडल पानी में तैरती है, पानी के परत पे आगे आपको बताएंगे सरफेस टेंशन चैप्टर में विस्तार से कि ये पिन जो होती है वो तैरती है पानी की सतह पर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन और भी सारी एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ में होती है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर से बताएंगे। अभी इसकी यूनिट देखिए आप, सरफेस टेंशन न्यूटन बाय मीटर, जूल बाय मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको दोनों से निकाल के दिखाऊंगा, जूल बाय मीटर स्क्वायर से भी वही डायमेंशन आएगी, न्यूटन बाय मीटर से भी वही डायमेंशन आएगी। अगर आपने यूनिट ठीक लिखी है तो डायमेंशन दोनों की दोनों बार सेम आएगी। देखिए मैं अब आपको निकाल के दिखाता हूँ न्यूटन बाय मीटर से। न्यूटन क्योंकि आपको पता है, न्यूटन दिमाग में आते ही आपके फोर्स आना चाहिए, मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास और इंटू एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन बाय मीटर डिनोमिनेटर में है तो मैं मीटर नीचे लिख दूंगा। मीटर नीचे लिखते ही मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। मास कितना है दोस्तों, m1। दोस्तों लेंथ कितनी है, कुछ नहीं बची लेंथ, इसलिए हम लिखेंगे l की पावर 0। दोस्तों ये याद रखिएगा जिसकी पावर 0 है उसको हटा के भी ले सकते हैं हम। इसकी जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए t⁻⁻1। अब एग्जामिनर ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है आपको m⁻1 t⁻⁻1। तो आपको समझ में आना चाहिए कि l⁻0 है, उसने यहाँ से 0 उसको हटा दिया, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो l की पावर 0 को हटाकर भी एग्जामिनर ऑप्शन में दे सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। l की पावर 0 जो भी क्वांटिटी mLt
मास लेंथ टाइम में से आपको नहीं दिख रही है उसकी पावर 0 मानिएगा कि L 0 होगा इसमें। और अगर तीनों क्वांटिटी दिख रही है फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिर्फ यूनिट पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वांटिटी पूछी गई उसकी यूनिट क्या है। तो दोस्तों मैं अब आपको जूल बाय मीटर स्क्वायर से निकाल के दिखाता हूँ। जूल यानी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, यूनिट्स याद हैं, रटी हुई हैं, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी यूनिट से उसकी डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब जूल किसकी यूनिट होती है दोस्तों? वर्क की। और वर्क मुझे पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए लिख लिख के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों मीटर स्क्वायर, मीटर लेंथ की यूनिट होती है। आइए इसको विस्तार से लिख लेते हैं थोड़ा इलेबोरेट करके। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। और दोस्तों नीचे देखिए आप, मीटर स्क्वायर नीचे लिखा है, अभी मैंने खाली मास और इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था वर्क में कि डिस्प्लेसमेंट हम मीटर्स में नापते हैं, तो मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हुई, और मीटर स्क्वायर नीचे लिखा है दोस्तों इसकी, क्योंकि ये सरफेस टेंशन की यूनिट है। तो ये मीटर स्क्वायर से, ये 2 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, और मेरे पास यूनिट क्या आ गई दोस्तों, m1 L0 T-2। ये मेरे पास दोस्तों डायमेंशन आ गई है सरफेस टेंशन की। आप इसे ध्यान से देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 डायमेंशन और इम्पॉर्टेंट रह गई हैं, उसे आप देख लीजिए। दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण बल, कभी कभी सीधा इसकी विमा पूछ ली जाती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सीधे सीधे इसकी विमा पूछी जाती है दोस्तों। इसकी आप पहले तो वैल्यू जान लें, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन में, लेकिन फिर भी आप जान लें। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 10 रेज़ टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो दोस्तों इसकी विमा निकालने के लिए तो हमें यूनिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट तो हमने लिख दी कि 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, सूर्य, इस प्रकृति में सभी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, 2 वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती हैं। इसी फोर्स के कारण 2 ग्रह, जैसे सूर्य के सभी ग्रह चक्कर काटते हैं, सभी प्लैनेट सूर्य का चक्कर काटते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। सन ने उन सबको अपनी ग्रेविटी, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांध के रखा हुआ है दोस्तों। तो ये उस फोर्स की वैल्यू, उस जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी दोस्तों, ये उसकी वैल्यू। अब मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होती है, सॉरी दोस्तों, केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब मैं इसकी डायमेंशन आपको निकाल के दिखाता हूँ। न्यूटन लिखा है दोस्तों, न्यूटन फोर्स आना चाहिए दिमाग में, न्यूटन देखते ही मास इंटू एक्सेलरेशन आना चाहिए, फोर्स आना चाहिए। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। और देखिए विदिन 15 सेकंड आंसर आता है दोस्तों, केजी स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर यानी मास का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया, और सेकंड ये देखिए, यानी कि डायमेंशन में और मास से मास कट गया, तो मास की पावर नीचे अब m मास डिनोमिनेटर में चला गया, तो उसको न्यूमिनेटर में लाने के लिए मास रेज़ टू दी पावर -1 बचा, l रेज़ टू दी पावर 3 बचा, लेंथ मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ, तो l की पावर 3, और टाइम जो है वो नीचे सेकंड स्क्वायर में है, तो t रेज़ टू दी पावर -2। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई दोस्तों। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेटेंट हीट की बताता हूँ। लेटेंट हीट, जब हम हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है। अभी आप इसका फॉर्मूला जान लें दोस्तों। लेटेंट हीट होती है दोस्तों, लेटेंट हीट जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। अब देखिए दोस्तों,
जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। अब जूल तो वर्क की यूनिट होती है, आपको मैंने बताया है। तो फोर्स हो गया आपका जूल। अब मैं इसकी डायमेंशन निकालता हूं दोस्तों, आप देखिएगा। जूल यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स देखते हैं आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, मास इंटू एक्सलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और ये मेरे पास केजी में मास, मास से मास कैंसिल, यानी m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर और t की वैल्यू -2। 15 सेकंड में लेटेंट हीट का आंसर आ गया, विद इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में लेटेंट हीट का आंसर आ गया। अब देखिएगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये आपको अभी से याद कर लेना है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होती है आपको बताएंगे। जब आपका रिवाइज होगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर्मूला सेम होता है और उसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है, इसलिए जूल बाय केजी पर केल्विन। तो MLT मास लेंथ टाइम से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर होता नहीं, टेम्परेचर सीधा का सीधा केल्विन में ऊपर जाएगा। देखिए जूल बाय केजी के हम निकाल चुके हैं दोस्तों, M0 L2 T-2, और दोस्तों केल्विन इनवर्स ऊपर चला जाएगा। बस वो सेम रहेगा, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट सेम डायमेंशन होती है, सिर्फ फर्क होता है केल्विन इनवर्स का दोस्तों। तो ये केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से ये सब पढ़ा होगा। आपको एक और यूनिट बता देते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है मीटर स्क्वायर बाय, विस्कोसिटी दोस्तों होती है मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। तो मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ L2 और T-1। अगर मैं इतना लिखूँ तो भी चलेगा क्योंकि मास की पावर तो 0 है। तो डायमेंशन आ गई मेरी विस्कोसिटी की L2 T-1, लेकिन M0 भी लिख देंगे तो भी डायमेंशन सही मानी जाएगी, m की पावर 0। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा प्रयास था कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो डायरेक्टली आप क्लिक कर पाएँ, अपना 1 नंबर ना गंवाएँ, और विदिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे विदिन 1 मिनट, विदिन 10 to 15 सेकेंड्स आप आराम से किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल लेंगे, पर अगर आपको उसकी यूनिट याद है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।